हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है BSEB क्लास 9 का मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 में जो साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो उसी को जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर कैसा प्रश्न पूछा गया था, है ना, और कौन कौन प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है ये आपको हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो है इस क्वेश्चन पेपर को मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो इसमें जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नॉर्मल रूप से तो जानते हैं कि ऊर्जा का जो है मात्रक जो होता है ना, वो ये जूल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है व्यावसायिक मात्रक पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ऊर्जा का जो है सो व्यावसायिक मात्रक ये किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कि आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है ना। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कि आपका शरीर जो है जब ये निम्नलिखित स्थिति में रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है किस स्थिति में सबसे कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि ये खड़ा रहने पर, कुर्सी पर बैठने पर, ज़मीन पर बैठने पर या ज़मीन पर लेटने पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहने का मतलब है कि जिस स्थिति में आपका शरीर का क्षेत्रफल है ना ज़मीन से कांटेक्ट होने पर अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर जो है आपका स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर ये डी नंबर हो जाएगा, ज़मीन पर लेटने पर, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा आपका शरीर का ज़मीन से कांटेक्ट होने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अगला ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन में है केवल इसके वेग पर, दूसरा है केवल इसके द्रव्यमान पर, ठीक है, तीसरा है न तो इसके वेग पर न तो द्रव्यमान पर, और ये चौथा है इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है ये 1/2 है ना mv², ये होता है सूत्र। ठीक है, तो इसमें m जो है द्रव्यमान है और v4 वेग, यानी कि वेग है। ठीक है, यानी द्रव्यमान और ये वेग दोनों है। ठीक है, तो इसीलिए जो है द्रव्यमान और वेग दोनों है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये डी इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो है करा क्वेश्चन कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य कैसा होता है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य और इसके बाद है इनमें कोई नहीं। देखिए दोस्तों, तो नियम कहता है ना, नियम कहता है कि कार्य जो है ना, कार्य जो है सो कब होता है, जब अगर कोई विस्थापन होता है ना, यानी विस्थापन कोई होता है, यानी कि कोई भी पिंड जब एक जगह से दूसरे जगह पर जो है जब परिवर्तित होता है
तब जो है कोई कार्य होगा, ठीक है। तो जब यहाँ वृत्ताकार पथ पर जो है अगर कोई पिंड अगर गति करेगा तो उसका जो है फिर तो घुमा फिरा कर जो है जहाँ से वो शुरू हुआ है ना, तो वहीं पर वापस आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कार्य का मान जो है सो शून्य हो जाता है, 0, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है यहाँ पे 4 का आंसर आपका ये हो जाएगा, ये 0 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए श्रव्यता के परास से यानी कहने का मतलब है कि एक नॉर्मल रेंज होता है ध्वनि का, ठीक है। तो उस नॉर्मल रेंज में क्या होता है कि हम लोग जो है ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और उस नॉर्मल रेंज से ऊपर के ध्वनि को हम लोग उसको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे में कहने का मतलब है, देखिए 20 किलो है ना, 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो 20 किलो हर्ट्ज रेंज का इससे कम है ना, इससे कम रेंज का ध्वनि को हम लोग जो है आसानी से सुन सकते हैं। और इससे ज़्यादा रेंज का जो ध्वनि होगा है ना, आवृत्ति का ध्वनि तरंग को, तो उसको हम लोग जो है सो नहीं सुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति का जो ध्वनि तरंग होता है तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ये उसको अवश्रव बोलते हैं। और जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग पराश्रव बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहते हैं, तो इसीलिए जो है इसका आंसर आपको हो जाएगा ये सी है ना, अवश्रव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एकांक क्षेत्रफल से, जैसे मान के चलिए कि ये एक तार हो गया, ठीक है, और इस तार से जो है सो ध्वनि तरंग गुजर रहा है, ठीक है ना। तो इस ध्वनि तरंग में प्रत्येक सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में जो है ना, 1 सेकेंड में जो है 1 सेकेंड में जो ध्वनि गुजर रहा है, ठीक है, तो उस ध्वनि ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको ये ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा, बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान के चलिए कि देखिए ये जो है ना, ये जो है सो एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है। अब जो है इस स्प्रिंग को हम लोग यहाँ ऊपर से इसको अगर हम लोग ये दबाएंगे नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे में याद है दोस्तों, पहले जो है चाबी देने वाला घड़ी रहता था, कांटा वाला, ठीक है, तो उसमें हम लोग चाबी देते थे, है ना, तब वो 24 घंटा तक चलता था, ठीक है। यानी कि घड़ी में हम चाबी देते थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होता था, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा कि बढ़ेगी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 30 किलो हर्ट्ज के ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 किलो हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति का जो ध्वनि होगा उसको हम लोग बोलते हैं अवश्रव, और इससे ज़्यादा का जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं ये पराश्रव बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये 30 किलो हर्ट्ज है यानी कि 20 से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव यानी कि अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है, मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जब बालक दौड़ता है, जैसे देखिए उसमें होता क्या है, जैसे ये मान के चलिए कि ये बालक हो गया, ठीक है, और ये बालक ये दौड़ रहा है, ठीक है, उसका पैर हो गया, ठीक है। देखिए जब बालक दौड़ता है ना, तो दौड़ता है तो वो पहले एक पैर उसका ऊपर उठता है, ठीक है, फिर दूसरा पैर ऊपर उठता है, और पैर जब नीचे ज़मीन पर टच होता है फिर वो आगे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, देखिए जब शरीर आगे की तरफ बढ़ा, है ना, बढ़ा तो वो गतिज ऊर्जा हो गया, लेकिन कहने का मतलब है कि
जब फिर एक पैर जमीन पर जब टच हुआ तो उस समय शरीर स्थिर रहता है ना, और जब वो पैर जब ऊपर उठता है तब शरीर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब शरीर स्थिर रहा, पैर टच है, शरीर स्थिर हुआ, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा हुआ। इसीलिए यहाँ पर जो है स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा जो है दौड़ने के समय काम करता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो इसमें हो जाएगा आपको ये स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट है, तो इसका शक्ति का मात्रक वाट है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कि ये कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता क्या है ना, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों बताते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है ना, तो कैल्शियम सल्फेट मतलब हो गया Ca है ना, SO4 हो गया। तो इसमें कैल्शियम का संयोजकता क्या होता है ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है आपका सल्फेट है ना, तो सल्फेट का जो इसका जो आवेश होता है वो होता है -2, ठीक है दोस्तों। इसका जो आवेश होता है तो वो जो होता है -2 होता है, ठीक है। तो ये -2 होता है, तो इसीलिए कोई भी यौगिक जो होता है उसका आवेश जो होता है है ना, मतलब आवेशहीन होता है, मतलब 0 होता है। तो ये -2, तो इसका हो जाएगा +2, तभी तो +2 और -2 मिल करके यहाँ पर आवेश 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये +2 इसका होगा, यानी इसीलिए इसका आंसर जो आपको हो जाएगा, इसका आंसर ये +2 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो फास्फोरस का जो अणु होता है यानी P4 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा D4, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। तो कोबाल्ट का सही संकेत ये CO हो जाएगा, मतलब छोटा वाला कैपिटल C या छोटा वाला O होता है, ठीक है, कोबाल्ट का, क्योंकि बड़ा वाला C या बड़ा वाला O इसको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है इसमें कह रहा है कि देखिए कि निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसमें सल्फर का 8 परमाणु है ना, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का इसमें 2 परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, ठीक है, और ये हीलियम जो है सो अकेला परमाणु है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो हीलियम जो है बहुपरमाणु अणु नहीं है। और वैसे भी दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो भी अक्रिय गैस है ना, आवर्त सारणी के वर्ग 18 में अक्रिय गैस ही है ना, तो जो भी अक्रिय गैस है वो बहुपरमाणु अणु नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो है इसका आंसर ए हो जाएगा हीलियम, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे अब कह रहा है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए तो ये है C, ये है O। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 28, ठीक है। यानी इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा इसका ये C 28 AMU हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का उसका दूसरा नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा NaHCO3, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर अब देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ये है ना कि K+4019 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कोई भी तत्व है ना, जैसे यानी कोई भी तत्व, जैसे यहाँ पर ये K+ है, ठीक है। तो कोई भी तत्व पर अगर प्लस आ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन घटेगा, अगर माइनस आ जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या यानी इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 19 है, ठीक है। तो 19 है तो 1+ है, इसलिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, ठीक है। तो 19 में से 1 घट जाएगा मतलब 18 हो गया। तो इसीलिए जो है इसका सही आंसर ये 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 MU है या 23 U है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको 46 में ये 23 से भाग कर दीजिए, ठीक है, यानी कि 2 आ गया। तो इसीलिए इसका आंसर जो है सबका इसमें ये 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है। तो देखिए दोस्तों
जैसे ये परमाणु हो गया, ठीक है। कक्षा जो होता है देखिए 1 2 3 यानी इस तरह से होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो कक्षा हो गया के, इधर होता है एल, इधर होता है एम, इसी तरह से एन ओ पी बढ़ते जाता है। तो नाभिक के सबसे नज़दीक यहाँ पर के आया, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ये के हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या करा है, किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र H2O3 है, तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये जो कह रहा है ना X2 और ये हो गया ये O3, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, ये X है और ये O है। तो यहाँ पे X का जो संयोजकता हो गया वो 3 है, 3 है, और ऑक्सीजन का जो संयोजकता उसमें 2 है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1 मिनट यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे X है और O है, ठीक है। तो X और O है, यानी X का संयोजकता 3 और O का 2 है, ठीक है। तो अब कह रहा है इसमें कि इसमें जो है किसका सही होगा। देखिए तो यहाँ X हो गया और इधर ये SO4 है, ठीक है ना, SO4 है। तो हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े थे ना कि SO4 का जो होता है कितना होता है संयोजकता, -2 है ना। कितना होता है -2, तो उसका -2 यानी कि इसका 2 हो गया, ठीक है। और X का यहाँ पर बताएं हम कितना 3 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा, ये दोनों जब जुटेगा तो इसका ये इधर आ जाएगा और इसका ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ हो जाएगा, 1 मिनट देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ये X और X2 है ना, X2 और यहाँ पर ये आ जाएगा SO4 और ये 3 है ना, यानी X2 SO4 3, ठीक है। यानी ये वाला आंसर यानी C, ठीक है। देखिए यानी इसका आंसर ये वाला हो जाएगा C नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, तो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से खरीफ फसल है। तो देखिए दोस्तों, खरीफ फसल किसको बोलते हैं, यानी जो फसल बरसात के मौसम में होता है उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि धान का जो खेती होता है यानी पैडी, तो वो बरसात के मौसम में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर 16 है दोस्तों, ठीक है। 16 जो है पोषक तत्व की उसको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण कैसे होता है। तो प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण जो होता है दोस्तों, जंतु अवशिष्टों से भी होता है, पादप अवशिष्टों से भी होता है, सूक्ष्म जीवी द्वारा अपघटन से भी होता है, यानी कि सबसे होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जंतु मर जाता है तो उसका शरीर जीवाणु के द्वारा जो है अवशिष्ट उसको अपघटित कर दिया जाता है, तो उससे उर्वरक का निर्माण होता है। कोई पेड़ पौधा जो है सो नीचे उसका सड़ गया, गल गया, ठीक है, तो अपघटित हो गया, उससे उर्वरक का उत्पाद होता है, यानी सूक्ष्म जीव जो है सो उसको अपघटित कर देता है, तो उससे होता है, यानी कि इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ठीक है दोस्तों। अगला ध्यान देते हैं, कह रहा है कि 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है, ठीक है। तो ये खरपतवार नाशी का नाम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है, तो आपको ये थारपारकर जो है भारतीय नस्ल की गाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो ये हरियाणा में है दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पशुधनों में क्षय रोग निम्न में किसके कारण होते हैं दोस्तों। तो क्षय रोग मतलब टीबी होता है दोस्तों, है ना, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये C हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन प्राकृतिक रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक होता है दोस्तों। तो इसमें ये मधु यानी कि शहद होता है दोस्तों, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति इसमें कौन सी है, तो दोस्तों
जाफराबादी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 9 क्लास के जो मासिक एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर का, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया साइंस सब्जेक्ट का, तो उस पर जो है हम लोग इसमें ध्यान दिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो भी जो है सो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है सो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।